हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी मिलन यूट्यूब चैनल में। तो आज को मैं आपको स्टडी करने वाला हूँ, तरंगति चैप्टर के बारे में करने वाला हूँ। और लास्ट चैप्टर आपका ये फिजिक्स पेपर फर्स्ट का, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है बेमोशन तरंगति। इसमें क्या है कि हम तरंगति को स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आपने हमारी नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मैथ्स के नोट्स चाहिए आपको, बढ़िया एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक के साइड। तो हमें व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप में क्या है कि 9411009110 9411009110, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद करते हैं वेव मोशन के बारे में। तो पहले समझिए यांत्रिक तरंग क्या होती है। सॉरी, कि जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है, मान लीजिए कि तालाब है, ठीक है, तालाब में क्या आपने कोई एक कंकड़ फेंक दिया, तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं डिस्टर्बेंस। किसी माध्यम मतलब तालाब में वे बिना अपनी आकृति बदले मीडियम में एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाता है, जिसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब देखा होगा कि अब उसकी आकृति, तालाब की आकृति चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तालाब बड़ा हो जाए, तालाब खिंच जाए, तालाब में कोई चेंज नहीं होगी। उस तालाब में जैसे आप कुछ चीज़ फेंकेंगे, तालाब की क्या है वो लेयर्स या तरंग बनने लगेंगी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव की निम्न दो टाइप से, ये दो प्रकार की होती तरंगें। एक तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इंपोर्टेंट टॉपिक आपका अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो ये क्या होती है कि यदि मीडियम में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन क्या है कि जब भी कोई तरंग निकलती है तो वाइब्रेशन होता है कि डायरेक्शन और वेव की प्रोग्रेशन संचरण की डायरेक्शन दोनों सेम हो। मान लीजिए वाइब्रेशन भी इसी दिशा में हो रहा है, ठीक है, और तरंग भी क्या कर रही है, इसी सेम दिशा में चल रही है। तो आपका कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगी। कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसे बोलते हैं। अर्थात फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब सीधी दिशा में वाइब्रेशन हो रहा है और लास्ट दिशा में तरंग चल रही, तो आपकी फेज डिफरेंस क्या है इसमें कि हमारा फेज डिफरेंस पड़ा हुआ है कि अपोजिट दिशा है, लेकिन आप क्या फेज डिफरेंस जीरो है, तो उत्पन्न वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है, ठीक है। इसका छोटा सा फिगर बनाना है आपको। एक रिजिड सपोर्ट बना लेनी है। रिजिड सपोर्ट का मतलब कोई भी रिजिड सपोर्ट हो सकती है, दृढ़ आधार। और हमने क्या किया है, इससे कि एक स्प्रिंग या तार को बांध दिया है और इसमें क्या किया है, वेट mg हमने लगा दिया है। तो क्या है कि कभी भी संपीड़न हो रहा है, संपीड़न का मतलब खिंचाव, जहाँ कम खिंचाव है या वह संपीड़न विरलन को शो किया है कि जहाँ हमारी जो कुंडली पड़ी हुई है वो कम है, कहीं ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं। कुंडली की जो स्प्रिंग समझ लीजिए आप, कोई तार हो उसकी कुंडली बनाकर हमसे समझते हैं, ओके। उसकी बात क्या है कि जब किसी स्प्रिंग को एक एंड को रिजिड सपोर्ट क्लम्प करके, मतलब एक रिजिड सपोर्ट को हमने क्या किया, बांध करके दूसरी फ्री एंड को, फ्री एंड क्या है जो नीचे हमारा फ्री एंड है, को खींच कर छोड़ा जाता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव उत्पन्न होती है। जिन स्थानों में स्प्रिंग के राउंड छल्ले पास पास आ जाते हैं, कि जब स्प्रिंग हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे करती है, तो जो हमारा वेव उत्पन्न होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, उसके लिए उत्पन्न होती है जिन स्थान पर स्प्रिंग के राउंड से छल्ले पास पास होते हैं। मान लीजिए जो छल्ले उसकी स्प्रिंग के हैं वो पास पास में है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेशन, संपीड़न कहते हैं। और जिन स्थान स्प्रिंग के छल्ले दूर दूर हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं, रेयर फ्रिक्शन कहते हैं, विरलन समझिए, ठीक है। दो क्रमागत कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के रिफ्रैक्शन के बीच डिस्टेंस लेवल में टूटता है, कि समझिए की चीज़ क्या है कि ये आपका क्या हो रहा है, संपीड़न, ये आपका होता है विरलन, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, λ/2, ठीक है। ये समझिए इसमें कि रेयर फ्रैक्शन कहते हैं दो क्रमागत कंपैरिजन या रिफ्रैक्शन के बीच की डिस्टर्बेंस λ/2 और एक कंपैरिजन और नेक्स्ट डिफरेंस, ठीक, एक तो ये आ गया, इससे नेक्स्ट फिर ये वाला कंपैरिजन, टोटल कितनी होती है, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और जब ये λ/2 है तो अगली क्या हो जाएगी, λ/4 के बीच की डिस्टेंस कितनी, λ/4 होती है। दूसरा ट्रांसवर्स का वेव का मतलब होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो आपने अनुदैर्ध्य तरंग को स्टडी कर लिया, अब अनुप्रस्थ तरंग के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बीएससी की इंपोर्टेंट सारी चीज़ें मैं कराता रहता हूँ, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। यदि माध्यम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन एंड वेव की प्रोपगेशन संचरण की दिशा परस्पर लंबवत हो, आपने उसमें देखा कि दोनों दिशा कितनी है, समान है, एक ही दिशा में हो रहा है क्या, वाइब्रेशन और संचरण की दिशा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, लंबवत हो, अर्थात फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, तब उत्पन्न वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसमें करते क्या है कि एक इस तरह को स्टडी करने के लिए कि हम एक सीधी रेखा मान लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि आपने सरंग और गर्त के बारे में पढ़ा होगा, क्रीस्ट एंड ट्रफ के बारे में पढ़ा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मान लीजिए तरंगे की संचरण की दिशा को हमने क्या इसमें शो किया है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाना था, हमें वो आपको शो करना है। अगला कि यदि किसी रस्सी के किसी एक सिरे को, आपने रस्सी देखी होगी, उसके किसी एक सिरे को दीवार से बांध दिया, ठीक है, मान लीजिए एक दीवार है, इससे मैंने रस्सी को बांध दिया, दूसरी फ्री एंड को हिलाया जाए तो
ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये रस्सी है, ये हिलाएंगे तो ऐसे ऐसे होगी ना, तो ये कौन सी वेव उत्पन्न हो रही है? ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, जिसमें ऊपर की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ट्रफ कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर जाती है उसे क्या बोलते हैं? सरंग। नीचे को आप क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। दो लगातार क्रेस्ट एंड ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस की दूरी λ/2 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में क्या है कि जब किसी होमोजीनियस समान मीडियम में कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है। होमोजीनियस का मतलब समान, जैसे पानी या वाटर आपका समान रूप से है, उसमें मीडियम में कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस की लगातार डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया जाता है, तो मीडियम में प्रोड्यूस्ड वेव कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जाती है, जिसे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। वो तो हमें आपकी समझाए, ताला में आपकी ईंट फेंकेंगे तो उसकी वेव क्या है? आगे आगे चलती रहती है, उसके क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिसमें PPW, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में पहला पार्टिकल सबसे पहले और लास्ट पार्टिकल सबसे बाद में वाइब्रेशन करता है। तो आपने देखा होगा ये कोई तालाब है, इसमें मैंने ईंट फेंकी, तो पहला जो पार्टिकल, पहली धारा है वो सबसे पहले वाइब्रेशन करेगी, चलती रहेगी, सबसे लास्ट में कौन सा? सबसे लास्ट वाला वाइब्रेशन करेगा करता है। और पार्टिकल की फेस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कि इतना चढ़ा है इतना बड़ा 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 आपका होता रहेगा। ठीक है, और फिर आगे बात आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। PPW की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन समीकरण किसकी? आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, समतल प्रगामी तरंग की। तो इसमें करना क्या है आपको? ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में काफ़ी कम बार क्या पूछा नहीं गया है। तो इसमें करेंगे क्या? वही आपको एक रस्सी टाइप से समझ लेना है, इसको संचरण की दिशा आपको समझनी है। और ये हमने क्या मान लिया? एम्पलीट्यूड ये मान लिया है, आयाम। और ये पूरे एक हमारा क्या हो गया? वेव होगी, पूरी एक वेव कंप्लीट यहाँ तक मानी जाएगी आपकी। और दूरी हमने कितनी? x मान ली। पूरी दूरी λ, आधी दूरी λ/2। क्लियर है? ये हमने बाई अक्ष एक एक्स मान लिया, और यहाँ से इसकी दूरी बाई मान ली, वो हमने क्या मान ली? पॉइंट मान लिया। तो माना किसी मीडियम में ओरिजिन ओ से प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ से हमने क्या? समतल प्रगामी हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन में प्रोपेगेट या संचरित हो रही है। किसकी? एक्स अक्ष की डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है। प्रारंभ में T/0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। T/0 पर क्या मानेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल हमारी रेखा वहीं पर रुकी हुई है। उसके बाद हम T टाइम बाद पार्टिकल को x डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट P पर है। हमने मान लिया कि हमारे जो पॉइंट अब किस पर आ गया? P पर है। वेव का एम्पलीट्यूड या आयाम a एंड वेव लेंथ λ है। एम्पलीट्यूड हमारा क्या है कि इसकी बीच की दूरी, आपने इसकी डायरेक्ट संचरण की दिशा, जो रेखा है एक्स अक्ष, और जो आपकी सरंग है जिस क्रेस्ट बोलते हैं, उसकी जो दूरी है वो कितनी है? a है। तब वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्नलिखित होगी। तो आपने इस चीज़ के बारे में क्लास 12th में भी डिस्कस किया होगा अच्छे से। y = a sin ωt - phi, ये आपकी इक्वेशन होती है। हमने इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ली। फिर ओमेगा = आपकी क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। इसे 2π/T या 2πn भी बोल सकते हैं। 2πn किसकी? कोणीय फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? 2π/T या 2πn होगी। ओमेगा = में रखते हैं। डिस्टेंस λ के लिए फेस एंगल 2π होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 2 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं हमेशा। देन डिस्टेंस x के लिए फेस एंगल, डिस्टेंस x के फेस एंगल क्या होता है? डिफरेंस निम्नलिखित होगा क्या? फेस डिफरेंस = 2π/T इंटू पाथ डिफरेंस। तो फाई = 2π/T तो आ गया 2π/λ इंटू x = 2πx/λ। ठीक है, तो 2π/T ठीक क्लियर है। उसका क्या है? अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी वैल्यू निकाली उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? a sin ωt - phi। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है, फाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपके पास है। तो a sin ωt - 2πx किसकी तरह रख दी हमने? फाई की जगह 2πx/λ। बट प्रोपगेशन कांस्टेंट, जैसे कि संचरण कांस्टेंट होगा क्या होता है? k = 2π/λ। ये भी आपको क्या है? पॉइंट याद रखना है। आपका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? k = 2π/λ। तब y = a sin ωt - k, इक्वेशन 3 मान ली हमने। क्यों मान ली हमने? कि 2π/λ, इसकी जगह क्या पुट कर दिया? k। ओमेगा = 2π/T होता है, आपको पता है k = 2π/λ होता है। क्लियर है? उसके बाद बाई बराबर a sin, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे ओमेगा की 2π/T, और ओमेगा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, t हमारा ऑलरेडी था, इंटू k की वैल्यू ये रखी थी 2π/λ इंटू x। y = a sin 2π, यहाँ से हमने क्या लिया? 2π कॉमन ले ली, तो 2/T - x/λ बचा। इक्वेशन 4 इसको मान ली, वैल्यू a sin 2πT। और जब इसको सॉल्व करेंगे
या दोनों ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, टी माइनस टी एक्स अपॉन लेमडा। कहने मतलब ये है कि यहाँ से हमने क्या लिया, टी को बाहर ले लिया। अब टी को बाहर लिया तो इसके जब मल्टीप्लाई में नीचे से कॉमन लिया तो ऊपर आपका एक टी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 4 मान लिया इसको, बाई बराबर ए साइन 2/t और टी माइनस टी एक्स अपॉन लेमडा आ गया। बट बी बराबर होता है एन लेमडा आपका। ठीक है, एन बराबर होता है 1/t। ये आपकी वैल्यूज होती है, आपको याद रखनी चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं जीरो के लिए। ठीक है, यहाँ से बी बराबर 1/t यहाँ से फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पुट करके, तो बी बराबर 1/t लेमडा आएगा और टी अपॉन लेमडा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/b। तो कुछ नहीं किया हमने कि टी अपॉन लेमडा जो आपका था उसके क्या लेना, एक्स अपॉन बी। तो टी अपॉन लेमडा का मतलब ये है कि इतना, इसकी हमने एक्स अपॉन बी, इक्वेशन 5। सॉरी, उसके बाद पाई बराबर ए साइन 2π/t और जब इसको सॉल्व किया तो वी टी माइनस एक्स अपॉन बी आ जाएगा और टी भी बराबर होता है हमारा लेमडा। ये काफ़ी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी है। फिजिक्स में मेन चीज़ आपकी है कि आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कि वी इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये सब चीज़ आपको क्या है याद रखनी है। ठीक है, उसका जब वैल्यू पुट की वी टी की लेमडा तो ठीक है, तो यहाँ से वी टी माइनस एक्स और उसकी जगह टी बराबर लेमडा, लेमडा माइनस एक्स आ जाएगा। इक्वेशन 6 हमने इसको मान लिया, हम नोट्स में भी आप सही कर लें। इक्वेशन 3, 4, 5 जब हमने फाइंड किए एंड 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा समतल परिगामी तरंग की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, मतलब विस्थापन समीकरण है। यदि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेट संचरित हो रही है तब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पर होगी। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो कुछ नहीं करना है आपको, बाई एसन ओमेगा टी प्लस सेक एक्स आपकी इक्वेशन थी इक्वल टू एसन 2π टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लेमडा आपका जो आया था निकल के। जो आपकी सब इक्वेशन आई थी 3 और 4 आपको सबको क्या कर देना है, बराबर रख देना है। सभी इक्वेशन को क्या रखना है, बराबर रख देना है। उसके बाद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और वेव मोशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लिख रखा है मैंने इंपॉर्टेंट, तो आपकी ये काफ़ी बात पूछी जाती है। कहना है केस में कि लेट किसी मीडियम में एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपिगेट हो रही है, कि कोई एक्सिस आपकी कोई वेव है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो रही है, संचरित हो रही है। पार्टिकल की किसी टाइम टी पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एम्पलीट्यूड ए है, किसी एक्स पर एम्पलीट्यूड क्या ए है और क्या है पोजीशन एक्स है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्न प्रकार होगी, बाई इक्वल टू एसन ओमेगा टी माइनस के एक्स आपकी इक्वेशन बताइए, इक्वेशन होती है हमारी। उसके बाद ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2π/t, ये भी आपको पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में 2π/t होती है। के इक्वल टू प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2π/λ होता है, जो कि भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। दोनों चीज़ें भी मैंने आपको समझाई अच्छे से। इसका जब डिफरेंस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये ध्यान से देखिए, कॉज साइन चेंज हो जाएगा, कॉज में ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि ए आपका बाहर आ जाएगा और जब एंगल का आपको ओमेगा टी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये आपको ओमेगा बचेगा। ठीक है, ओमेगा हमारा बाहर आ गया। उसके बाद अगेन डिफरेंस करेंगे, अगेन क्या है कि इसको 2 ऑर्डर की हम इक्वेशन बनाना है, तो अगेन किया हमने d2/dt² हो जाएगा, लेकिन हमारा एक ओमेगा बढ़ जाएगा माइनस की वजह, क्योंकि कॉज को साइन में चेंज करेंगे तो आपका माइनस आएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया, इसको इक्वेशन हमने 2 मान ली। उसके बाद नाउ डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट को हम दोबारा हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो dy/dx इक्वल माइनस ए के कॉज ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये यहाँ पर आपका के क्यों आया, क्योंकि आपने जब रेस्पेक्ट एक्स के कर रहे हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन होगा, टी के रेस्पेक्ट में ये वाला फंक्शन होगा, तो एक्स के ये वाला आएगा। आगे डिफरेंस करेंगे तो ये माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आपका इक्वेशन 3 क्लियर है। उसके बाद इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को आपको नीचे रख देना है, जो आपकी टी की और एक्स की अगेन डिफरेंस निकाली जाए आपने, उसको क्या करना है, फॉर्म रख देना है। तो ओ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए की स्क्वायर और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों कट जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर अपन के स्क्वायर आपका बचेगा। ओमेगा की वैल्यू लगाई 2π/t, तो 2π/t ओमेगा इक्वल टू 2π/t लिखेंगे तो हो जाएगा 4π² और के की जगह आपको कितना लगता है 2π/λ, तो हो जाएगा 4π², क्योंकि स्क्वायर आपका तो 4π² λ² हो जाएगा और ये 4π²/t² हो जाएगा। और जब इसको कट करेंगे 4/4 तो λ/t या λ/t का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। बट बी इक्वल टू लेमडा आपको पता है, बट बी इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा, बी और 1/t लेमडा, और यहाँ से लेमडा फाइंड करें, λ/t बराबर बी, और ये चीज़ आपको मैंने यहाँ भी कंफर्म करा दी। कैसे, ये देखिए, हमने एन की वैल्यू क्या रखी, 1/t रखी इसकी जगह। तो इक्वेशन क्या निकल गई हमारी, λ/t/b लिख सकते हैं, तो d2/d² λ/t मतलब b² और d2/dy/dt² इक्वल b² इंटू d²y² x², मतलब इस फंक्शन को इधर ले जाएं चाहे इस वाले फंक्शन को इधर ले जाएं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे ये करके लिख दिया। यदि किसी मीडियम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग या 1 डायमेंशनल एक दिशा में प्रोपेगेट करती हुई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कहते हैं। ये क्या है भाई, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन है।
डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खास भी नहीं है ज़्यादा। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता तो मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवाता है। अभी इसे ये देखिए, ये है आपका मेन, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, एनर्जी डेंसिटी एंड फ्लक्स इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? काफ़ी बार आपका एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा फ्लक्स क्या होता है, ये इसको आपको समझाना है इसमें कि सो दैट, और दूसरा है कि सो दैट इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, संदर्भ प्रगामी तरंग में द टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट की टोटल एनर्जी इन हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल, किसी डिग्री की समतल प्रगामी तरंग में एकांक आयतन की संपूर्ण औसत ऊर्जा, आधी गतिज व आधी स्थित ऊर्जा होती है। ये हमको क्या फाइंड करना है कि आधी गतिज होती है आपकी, आधी स्थिति होती है। तो हमने मान लिया कि माना किसी माध्यम में एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव संदर्भ प्रगामी तरंग एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपेट हो रही, संचरित हो रही है। किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन एक्स एंड एम्पलीट्यूड ए है, तब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निम्नलिखित होगी। बताया आपको ए साइन 2π/λ bt - x, जो आपने अभी फाइंड की है, कौन सी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, किसकी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b = dy/dt होता है। क्या करना है हमें? नॉर्मली b = d/dt, और बाई की जो टोटल वैल्यू है इसमें रख देनी है। टी की रेस्पेक्ट क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। b = 2π/λ इंटू कॉस 2π/λ एस रहेगा, bt - x सबका एस रहेगा, कोई चेंज नहीं है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल a, इसका एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण। इसका त्वरण निकालेंगे, a = dy/dt, a = होता है dy/dt, और b की वैल्यू क्या आपने अभी निकाली, तो फिर इसका किसके रेस्पेक्ट करेंगे? दोबारा टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के ये वाली आएगी। उसके बाद a = -4π² ab² इंटू साइन 2π/λ bt - x, ये आपका थर्ड इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी किसकी? पर यूनिट वॉल्यूम की वर्क कितनी होती है? ke/वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है? हाफ mv², और वॉल्यूम आपका कितना होता है? b। बट m/b = डेंसिटी रो होती है, कितना? द्रव्यमान बट्टे आयतन, कितना होता है आपका? रो, डेंसिटी बोलते हैं इसे, घनत्व। ओके, तो के ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v² हो जाएगा, m/b की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? रो। फॉर इक्वेशन टू की थी आपकी, के ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ये थी आपकी इक्वेशन 2, b और 2π/ab अपॉन लैम्डा इंटू कॉस 2π/λ bt - x, आपकी इक्वेशन 2। उसके बाद के ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v² फ्रॉम इक्वेशन 2 से के ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो इंटू 4π² b² और λ² आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर 2π/λ bt - x। हमने क्या करी? ओनली वैल्यू पुट कर दी, किसकी जगह? इसकी पर यूनिट वॉल्यूम की आ गई। फिर आपको क्या करना है कि के ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम की आएगी 2π² a² b² रो अपॉन λ² इंटू कॉस स्क्वायर 2π/λ bt - x। तो सेम हमने वही लिख दी इसके लिए। इक्वेशन फर्स्ट को मान लिया। पार्टिकल को 0 से बाई तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ता है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। किसकी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल 0 से बाई f/dy। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। नेगेटिव आपका इसलिए आया क्योंकि हम क्या है, इसमें ऊर्जा की हानि हो रही है, ऊर्जा घट रही है हमारी। तो यू इक्वल टू 0 से बाई, और f बराबर m होता है, तो m × dy लिख दिया। और इक्वेशन 3 थी क्या हमारी? क्या ये वाली, और वहाँ से हमने क्या करना है? एक ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। एक की वैल्यू मैंने क्या कर दी? यहाँ पे पुट कर दी, टोटल एम की जगह एक की वैल्यू टोटल पुट कर दी। 4π² b² m/λ² आपकी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, अंदर आपका a sin 2π/λ bt - x इंटू dy आपका बचा। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी? इक्वल टू 4π² b² λ², और ये टोटल वैल्यू किसके बराबर थी? बाई के बराबर, तो बाई इंटू dy आ गया। 4π² b² m/λ², जब बाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 आ जाएगा। यू इक्वल टू 2π² b² m/λ², और बाई की जगह क्या कर देंगे? वही वैल्यू लगा देंगे। बाई की वैल्यू ये थी अभी टोटल, लेकिन अब किस में होगी? स्क्वायर में होगी, क्योंकि आपका बाई स्क्वायर है। ठीक है, और जो नीचे वाला 2 था उससे ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम कितनी थी? u/b। पी ई ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? 2π² b² m/λ² अपॉन b। क्या थी? हमने ये वैल्यू जो लगाई है, u अपॉन कितनी थी? b थी। u की जगह हमें ये वाली वैल्यू लगानी जो हमने अभी फाइंड की है। क्लियर है? उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम 2π² a² b² λ² इंटू रो साइन स्क्वायर 2π/λ bt - x। इक्वेशन हमने क्या मान लिया? 5।
न्यू टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन 4 और 5 आपकी क्या थी, इक्वेशन 4 में आपने काइनेटिक एनर्जी, 5 में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है। दोनों क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद हमारी एक वैल्यू फाइंड होती है कि ई 2π² a² और रो टोटल होल कॉमन है इक्वल टू 2π² h² रो एस बी अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या मान लिया हमने n। उसके बाद कि प्लेन प्रोग्रेसिव पीवीडब्ल्यू में टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ई एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी एन के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है, कैसे, एन के स्क्वायर एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, और वॉल्यूम आपका ई के स्क्वायर की होती है, समानुपाती होती है। एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ई बराबर ई बार प्लस के ई बार प्लस वी बार। क्यों लगाई हमने, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में लगा रहा है। ओके, इक्वेशन 7 इसको मान लिया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है आपकी 2π² a² रो अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू हाफ बराबर π², आपने क्या प्लस करना है इसको, ठीक है, π² रो अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन मान ली 8। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, वही हमने और दोनों की वैल्यू लगा दी, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2π/λ BT-x बराबर 1/2 कैसे आया क्योंकि ये वैल्यू आपकी कितनी बराबर होती है 1/2 के, तो हमने किसकी जगह लगा दिया, इसकी जगह 1/2 लगा दिया, तो आपका ये वैल्यू फाइंड हो गया कि 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। मान ली इसको इक्वेशन 9 मान ली। अप्लाइंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 7, इक्वेशन क्या थी, ई इक्वल टू यू के प्लस पी। ओके, वैल्यू हमने क्या है पुट कर दी, दोनों क्या ऐड कर दिया, तो ऐड होकर वैल्यू फाइंड आई। और बी अपॉन लैम्डा इक्वल टू आपका n होता है। तो एवरेज से क्लियर की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसकी हाफ काइनेटिक होती है एंड हाफ पोटेंशियल होती है। किस टाइप से सोच सकते हैं टोटल एनर्जी में आपकी। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में प्रोग्रेशन की डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम तक एनर्जी फ्लो होने की दर को एनर्जी फ्लक्स कहते हैं, जिसे ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वॉल्यूम टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये हमने परिभाषा कहाँ से निकाली, टोटल परिभाषा हमारी एक सूत्र से आई निकल के, किसके आपका जो हमने फाइंड किया कि वेलोसिटी हो गई, आपका आयाम हो गया, और आपकी रो डेंसिटी हो गई। तो जो वैल्यू आई है उसे हम एनर्जी फ्लक्स दे देंगे, नाम दे देंगे। इसे इंटरसिटी ऑफ वेव या एनर्जी करंट भी कहते हैं, और आई से रिप्रेजेंट इसको आप करेक्ट किया जाता है। तो जब इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2π² a² रो भी आपका। तो आपको मैंने आर्टिकल समझा दिया है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊँगा, नोट्स के लिए आपको नंबर बताइए 9411009010, क्लियर है। और दूसरी चीज़ आपको बता दो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन कोई डाउट हो मुझे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे यहीं पे कॉन्टेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।